बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी विधानसभा में पेश होगा गौवंश गौमांस के लिए विधेयक संशोधन बिल। तो गौवंश की तस्करी और हत्या के मामले में कोर्ट का नहीं होगा दखल। कलेक्ट्रेट कोर्ट में चलते रहेंगे कार्रवाई के मामले। तो साल 2004 में लागू हुआ था गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम। तो विधानसभा सत्र से पहले मोहन कैबिनेट अधिनियम संशोधन पर देगी सहमति और 6 महीने में प्रदेश भर में 500 से ज्यादा अधिक मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि 1000 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो प्रदेश में आपको बता दें कि गौवंश के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब इसी को लेकर यहां पर आपको बता दें कि विधेयक संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि गौ हत्या के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब गौमांस के लिए विधेयक संशोधन बिल भी पेश किया जाना है। बिल्कुल राधा, पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि सिवनी, मंडला और तमाम सारी जगहों पे करीब 500 से अधिक गौ तस्करी के मामले सामने आए हैं और इसका न सिर्फ मध्य प्रदेश से ताल्लुकात है बल्कि पंजाब और महाराष्ट्र के आरोपी भी मध्य प्रदेश में आते थे और गौ तस्करी करते थे। पुलिस ने ऐसे ही करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 6 महीने का ये आंकड़ा है। अब गौ तस्करी और गौ वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा को बदलने की कोशिश सरकार कर रही है और इस अधिनियम के तहत विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी और बिल में क्या खास रहेगा वो सबसे पहले आपको समझा देता हूं। अभी तक जो ये केस होते थे, गौ तस्करी या फिर परिवहन के मामले होते थे, इनका कलेक्टर कोर्ट में केस चलता था, लेकिन इसी बीच आरोपी न्यायालय की तरफ रुख कर जाते थे, यानी कि जुडिशियल न्यायालय की तरफ, सेशन कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिल जाती थी। तो ऐसे में कलेक्टर कोर्ट में चल रहा केस खारिज हो जाता था। तो ऐसे में अब जो अधिनियम सरकार पेश करेगी उसमें ये प्रावधान किया जाएगा कि जब तक कलेक्टर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता है, आरोपी न्यायालय की ओर रुख नहीं करेगा। तो ये सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश रहेगी, क्योंकि अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ कलेक्टर कोर्ट में कार्रवाई चलती है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी को जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में इन तमाम प्रावधानों को और भी ज्यादा सख्त बनाने के लिए सरकार ये अधिनियम में संशोधन करेगी और इसका बिल मानसून सत्र में लेकर आया जाएगा। लेकिन उससे पहले, मानसून सत्र से पहले, सरकार इस पूरे अधिनियम को लेकर कैबिनेट में मुहर देगी। कैबिनेट के तमाम सहयोगियों के साथ इसमें अनुमोदन लिया जाएगा और इसके बाद ही ये अधिनियम मानसून सत्र में सरकार इसको पेश करेगी। ठीक है विवेक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो विधानसभा सत्र शुरू होने वाले और ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि अब जो है यहाँ पर जो ये मामले हैं इसके ऊपर जो है अधिनियम पेश किया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भोपाल से इसी बीच एक और बड़ी खबर। एमपी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी हार की समीक्षा। तो तीनों सदस्य लोकसभा प्रत्याशियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा और 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए रोड मैप भी बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कल जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी और अब एक बार फिर ये बैठक होगी और एमपी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ये बैठक होनी है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के बाद से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक होगी। 5 और 6 जुलाई को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि जो प्रत्याशी शामिल थे उन सभी को बुलाया जाएगा और साथ ही जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों की भी बैठक होगी। तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से कांग्रेस जो है अपने कैडर भी तैयार करेगी। तो आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के बाद से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक होनी है और एक तरफ छत्तीसगढ़ में मोइली कमेटी की बैठक हुई कल, आगे भी बैठकों का दौर जारी होगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी दूसरी तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई और इसके बाद से अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भी बैठक होगी। तो 5 और 6 जुलाई को विधानसभा और लोकसभा के सभी प्रत्याशियों को भी बुलाया जाएगा। तो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों की भी बैठक होगी और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज मेरे साथ जुड़ गए हैं। सूरज का रुख करते हैं। सूरज, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई है, अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी बुलाया जाएगा और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या क्या बातें होंगी और क्या बातें यहां से निकलकर सामने आ सकती हैं? सूरज।
देखिए, निश्चित तौर पर राधा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है और जिन प्रत्याशियों से चर्चा हो रही है वो एक एक करके निकल रहे हैं। जो प्रत्याशी इसमें शामिल थे, फूल सिंह बरैया से हमारी बातचीत हुई। फूल सिंह बरैया ने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर है, क्योंकि ये जो मेंबर है ये 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में फूल सिंह बरैया ने बताया कि हमने मेंबर के सामने ये बताया कि क्यों हार हुई। उनका हार का कारण था प्रशासनिक दबाव। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन का दबाव था, बीजेपी को अगर किसी ने जिताया तो भिंड लोकसभा सीट में प्रशासन ने जिताया। ऐसे ही लगातार कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाया, तो अलग अलग आरोप लगाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है हार के कारणों का कारण तलाश रही है कि आखिर कौन से कारण हैं, क्यों हार हुई, और उस पर फिर आगे मंथन भी किया जाएगा। तो एक एक करके तमाम प्रत्याशियों से चर्चा हो रही है और अभी ये चर्चा चल ही रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है वो हार के कारण तलाश रही है और ये कारण तलाशने के बाद जो रिपोर्ट होगी आला कमान को सौंपेगी। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं हार के लिए, किसी लोकसभा सीट में किसी ने अगर गुटबाजी की है, ऐसा पकड़ा जाता है या ऐसा सामने आता है तो उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक्शन के मूड में भी नजर आ रही है। रही बात 5-6 जुलाई की, तो आपको बता दें कि 1 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है विधानसभा के। ऐसे में 5-6 जुलाई को भी एक बार कांग्रेस बैठक करेगी और विधानसभा के जो प्रत्याशी थे, लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, जिला स्तर के जो जिला अध्यक्ष तमाम वो दिग्गज मौजूद होंगे और 5-6 जुलाई को कांग्रेस की बैठक 5 और 6 जुलाई को भी होने वाली है। राधा। बिल्कुल सूरज, तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है। जैसे ही बैठक खत्म होगी हम आपका एक बार फिर रुक करेंगे और जानेंगे कि इस बैठक से क्या क्या बातें निकलकर सामने आई। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए सूरज आपका उल्का से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर सप्तगिरी उल्का जी, कांग्रेस से सांसद भी हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, मध्य प्रदेश आए हुए हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, क्या तैयारी है, क्या बातचीत होगी? नहीं, बातचीत वही हुई कि हम लोग की जो लोकसभा में प्रदर्शन रहा वो इतना मतलब अच्छा नहीं था, तो हमें ये पता करना है कि सबसे बैठ के कि क्या हुआ एंड क्या कर सकते हैं कि पार्टी को और मजबूत कर पाए हम मध्य प्रदेश में। तो उसके लिए सारे प्रत्याशी से मिलेंगे, हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सारे तमाम बड़े नेता से मिलेंगे एंड जिला अध्यक्ष से भी मिलने का कार्यक्रम है। आज 2 दिन का है, फिर उसके बाद ये तय करेंगे कि नेक्स्ट राउंड में मीटिंग्स करना है कि नहीं करना है। एंड ये एक रिपोर्ट हम भेजेंगे AICC के कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी को और राहुल जी को, ताकि हम मध्य प्रदेश में फिर से कैसे मजबूती से सरकार बना पाए एंड कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत कर पाए, उसी के बारे में प्रयास है। सर, 1 to 1 चर्चा होगी या मीटिंग होगी? मेरे ख्याल से 1 to 1 ही होगी, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हर प्रत्याशी से मिलें एंड तमाम बड़े नेता से भी मिले। जो बात ग्रुप पे नहीं आती है वो 1 to 1 में आ जाती है एंड हम चाहते हैं कि थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो, जो सच्चाई है वो ऊपर तक पहुंचाए हो। सर, हार के कारणों का पता लगाने के बाद क्या जो कारण होंगे, कुछ लोगों पर एक्शन भी लिया जाएगा, आगे की रणनीति क्या हो? देखिए, ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा। हमारा काम है कि ये पता करना कि एक्चुअली क्या हुआ। ये कांग्रेस पार्टी दूसरी है, अभी चेंज हो गई है। हम जो करते हैं, अगर कमेटी बनता है तो फिर हम उसके एक्शन भी लेते हैं। ये हमारे साथ कांग्रेस से उड़ीसा सांसद और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर सप्तगिरी उल्का जी थे, जिन्होंने बताया कि कमेटी बनी है, 1 to 1 चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद हम आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो इसी बीच मुरैना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक ही गांव से 5 नाबालिग बच्चे लापता हैं। तो घर से खेलने के लिए निकले थे ये सभी बच्चे और देर शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश जारी की है। तो आपको बता दें कि एक ही गांव से 5 बच्चे लापता हो गए हैं और शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने इनकी तलाश की। और आपको बता दें कि बच्चों का नहीं लगा है कोई भी सुराग। तो टेटरा थाना क्षेत्र के जाबरोल गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो हर शुभ कार्य की शुरुआत गजानन गणपति के आशीर्वाद से ही होती है, और हो भी क्यों ना, विघ्नहर्ता जो है हमारे लंबोदर महाराज बता दें कि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होना है, जिसके चलते महाकाल मंदिर परिसर में पूजा अर्चनों का दौर भी जारी है। तो कालों के काल महाकाल मंदिर परिसर में सिद्धिविनायक गजानन गणपति के दरबार में भारतीय टीम के लिए पूजा अर्चना हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाकाल की ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इंडियन स्क्वाड का पोस्टर लेकर यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है। और गणपति अथर्व शीर्ष पाठ के पुजारी ने
मंत्रोच्चार कर पूजा अर्चना की है। तो कालों के काल महाकाल और गजानन गणपति से भारत की जीत की कामना की गई है। तो रात 8 बजे आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका महामुकाबला शुरू होना है और इसी बीच देश में हर जगह पर पूजा अर्चना की जा रही है कि आज भारत को जीत मिले। तो सिद्धिविनायक गजानन गणपति मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं ने भी भारत माता के जयकारे लगाकर गजानन गणपति से जीत को लेकर कामना की है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 का वर्ल्ड कप होना है, उसको लेकर महाकाल मंदिर और सिद्धिविनायक बप्पा से कामना की जा रही है कि इस बार कैसे भी करके हमारी झोली में वर्ल्ड कप आए। उसको लेकर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है और कहा यह भी जाता है जो भी शुभ कार्य करना है वो गजानन गणपति के आशीर्वाद से ही होता है। इसी को लेकर आज भारत का ऐतिहासिक तरीके से वर्ल्ड कप जीत सके उसको लेकर यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है। अभी तक जो मैच हुए हैं और जो साउथ अफ्रीका ने जो मैच खेले जो कम मार्जिन से जीते हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि आज जो भारत है उसका पलड़ा बहुत भारी है। भारत की टीम के साथ वो ये श्रद्धालु देख सकते हैं कितने उत्साहित है। भैया क्या लग रहा है आज वर्ल्ड कप आएगा? कहीं श्रद्धालु की उम्मीद भी है और गजानन गणपति के भक्त भी है। क्या लग रहा है आज भारत जीतेगी? जन सैलाब है और जन सैलाब के साथ बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ गजानन गणपति के आशीर्वाद के साथ यही कामना का आज क्या लग रहा है वनवास खत्म होगा? होगा जरूर होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम की अपील के बाद से मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में पेड़ लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने वृक्षारोपण करते हुए विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हर किसी को अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे पेड़ के प्रति भावनात्मक लगाव जरूर जुड़ जाएगा और मां की तरह हम उसकी देखभाल भी कर पाएंगे। तो सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम की आह्वान कर रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश में भी लोग एक पेड़ मां के नाम पर पेड़ लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज पहुंचे हैं, पौधारोपण किया है। सर, एक बड़ा आह्वान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके इस आह्वान को सारे देश की जनता ने बहुत उसका स्वागत किया है और हम सब जो इस बार पौधारोपण का अभियान शुरू कर रहे हैं उसमें आम नागरिकों से ये अपील कर रहे हैं कि वो भी आगे आएँ और जहाँ कहीं भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है या जहाँ भी उनको लगता है उनके घर के सामने की यदि रोड भी है तो उस रोड के किनारे वृक्षारोपण होना जैसे ज़रूरी होता है तो वहाँ भी वो कोई एक जगह निश्चित करके और अपने माँ के नाम उस पेड़ को लगाएं। और जब माँ के नाम पेड़ लगाएंगे तो उससे उनके भावनात्मक जुड़ाव हो जाएगा और फिर जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाएगा तब तक उसकी देखभाल करेंगे गर्मी में और उसका ट्री गार्ड वगैरह ठीक ठाक से यथावत रहे जब तक वो वृक्ष का रूप न ले ले। मानसून की भी तैयारी है, किस तरह की तैयारियां हैं पौधारोपण को लेकर? रीवा शहर में आज हमने शुभारंभ कर दिया है। शहर के वृक्षारोपण का शुभारंभ आज किया है जिसके चलते नगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था और उनका ये मानना था कि 12,000 पेड़ हम लगाएंगे। हमने उनसे कहा है कि उसको 25,000 करिए और रीवा शहर में 25,000 पेड़ लगाइए। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। कहा कि आप लोग भी पौधारोपण करें और एक पौधा मां के नाम लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अपील है कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।